फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक और न्यू बीएल स्टोरी लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसे सुनिएगा ज़रूर। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना यार, और भी आगे अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी तो करना है, कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य, देश विदेश के लोग घूमने आते हैं। गोवा अपने कल्चर, बीच और नाइट पार्टी के लिए जाना जाता है। 10 साल पहले इटली की एक माफिया गैंग ब्लू मून ने गोवा में अपने कदम रखे। उनके गोवा में कदम रखते ही गोवा की पूरी हवा बदल गई। उनके गोवा में आते ही और भी बाहरी गैंग गोवा में आने लगी, जिस वजह से अचानक से गोवा में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आए दिन कोई ना कोई गैंग आपस में भिड़ती रहती है। इन सब की जिम्मेदारी से ब्लू मून थी। उनकी वजह से ही बाकी गैंग गोवा में आई। ब्लू मून गोवा की सबसे बड़ी माफिया गैंग थी, जिसके तार इटली से भी जुड़े हुए थे। बहुत गैंग आई थी, उन्हें हराने पर नाकाम रहे। ब्लू मून का सफाया करने के लिए 7 दोस्त साथ में आए और उन्होंने अपनी गैंग बनाई, जिसका नाम था टीम रॉय, जिसका हेड था कबीर रॉय। उसी ने ही इस टीम को बनाया था। कबीर को माफिया शब्द से भी नफरत थी। सिर्फ उसे ही नहीं, टीम रॉय के हर सदस्य को माफिया से नफरत थी। सबके नफरत करने के अलग अलग कारण थे। टीम रॉय ने कसम खाई थी, आने वाले 5 सालों में वो ब्लू मून का पूरी तरह सफाया कर देंगे। फिर वो कभी किसी दूसरी गैंग को गोवा में नहीं आने देंगे। इंट्रोडक्शन। टीम रॉय। कबीर रॉय, कॉर्पोरेट वर्कर। समीर सरीन, स्ट्रगलिंग एक्टर। संकल्प मिश्रा, डॉक्टर। अनिरुद्ध बनिक, एसीपी। ऋषभ मित्तल, जर्नलिस्ट। विवेक बत्रा, लॉयर। वीर, स्टूडेंट। ब्लू मून। लियो अल्बर्टो, फादर ऑफ अल्बर्टो ब्रदर्स एंड हेड ऑफ मून ब्लू मून। नील अल्बर्टो, बिजनेसमैन प्लस सेकंड हेड ऑफ द ब्लू मून। नील अल्बर्टो, डायरेक्टर प्लस प्रोड्यूसर इन बॉलीवुड। इहान अल्बर्टो, नील का सबसे छोटा भाई, कॉलेज स्टूडेंट। जैक अल्फांसो, बिजनेसमैन। अग्नि शेट्टी, लॉयर, निक बेस्ट फ्रेंड। विक्रम चौहान, पॉलिटिशियन। अरहान कपूर, निक फ्रेंड प्लस बिजनेस पार्टनर। रेड नाइट गैंग के बारे में आपको आगे पता चलेगा। कबीर अपने बालकनी की रेलिंग पर बैठा सिगरेट के कस लेते हुए समुद्र की लहरों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन नजर आ रहा था। चेहरा एकदम शांत नजर आ रहा था, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। 10 साल का था वो जब उसके पिता की मौत हुई थी। 10 साल का मासूम कबीर खुशी के मारे कूदते हुए स्कूल से घर आ रहा था। उसके पापा ने उससे वादा किया था कि अगर इस बार वो अच्छे नंबर से पास होगा तो वो उसे नई साइकिल देंगे। कबीर ने क्लास में टॉप किया था। वो बहुत खुश था। कबीर जैसे ही घर पहुंचता है, एकदम से उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। जब वो अपने पापा को एक सफ़ेद चादर में लिपटे हुए बेजान पड़ा देखता है, उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। उनका चेहरा पूरा जला हुआ था। बस उनके कपड़ों और हाथ में पहनी हुई अंगूठी से ही उनकी पहचान हो पा रही थी। उसकी माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सभी औरतें उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, पर वो सब मिलकर भी उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। वहीं एक कोने में उसके दादाजी बैठे थे, जो ना तो कुछ बोल रहे थे और ना तो कुछ सुन रहे थे। गहरा सदमा लगा था उन्हें। अपने सामने अपने जवान बेटे की लाश को देख एक पिता पर क्या गुजरती होगी, उस दर्द का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। कबीर की दादी की मौत 2 साल पहले कैंसर की वजह से हुई थी, लेकिन अगर आज वो जिंदा होती तो साथ ये सब देखकर सदमे में चली जाती। कबीर के कदम लड़खड़ा गए। ये मंजर देख वो गिरता उससे पहले ही उसके चाचा उसे संभाल लेते हैं। वो कबीर को गोद में उठा वहाँ से अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि वो माहौल उसके लिए सही नहीं था। वहाँ ले जाते ही कबीर बेहोश हो गया। कबीर 2 घंटे बाद उसे होश आता है। होश आते ही उसे उसके चाचा चाची आवाज़ आती है। उसके चाचा चाची की आवाज़ आती है। उसके चाचा चाची को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर चाची जी कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। कागज़
काजल तुम समझ क्यों नहीं रही? विजय का अंतिम संस्कार कबीर को ही करना होगा। वो बेटा है उनका, ये उसी का ही हक है और उसकी ही जिम्मेदारी है। मैं समझ रही हूँ देव, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? पर कबीर बच्चा है अभी। तुम जानते हो वो विजय से कितना प्यार करता है। वो बहुत सेंसिटिव है, उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मुश्किल तो वो होगा पर उसे ये करना होगा। काजल अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। कबीर ये सब सुन रहा था। कुछ देर बाद वो बेड पर से उठता है और बाहर हॉल में उनके पास जाता है। कबीर को देख वो दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। कबीर बोला, चाची मैं पापा का अंतिम संस्कार करूंगा और एक बेटे होने का फर्ज भी निभाऊंगा। कबीर की बात सुनकर देव और काजल हैरानी से उसे देखने लगे। उन्हें कबीर से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा नहीं था कि इस सिचुएशन में भी कबीर इतना मैच्योर बिहेव करेगा। देव कबीर के पास जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। देव और काजल कबीर को लेकर उसके घर जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पुलिस आई हुई थी। पुलिस को यहाँ देखकर देव को हैरानी होती है। देव कबीर को लेकर उनके पास जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? जी हमें मिस्टर विजय रॉय की मौत से जुड़ी एक खबर का पता चला है। दरअसल इनकी मौत का कारण ब्लू मून और रेड नाइट की फ़ाइट है। उनके बीच की फ़ाइट के कारण ही इनकी मौत हुई है और सिर्फ इनकी ही नहीं, इनके साथ में 100 लोगों की भी मौत हुई है। उन्होंने अपनी लड़ाई में बहुत इनोसेंट लोगों को लपेट लिया। मिस्टर देव, जब से उन इटालियन माफिया ने गोवा की ज़मीन पर कदम रखा है, गोवा की तो पूरी हवा ही बदल गई है। हर जगह क्राइम बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर देव, पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब खुद गवर्नमेंट उनके साथ मिली हुई है तो हम सब लोग भी क्या ही कर सकते हैं। हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो आगे से ऑर्डर आ जाते हैं। अभी तक जितने भी अफसरों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया, सबका ट्रांसफ़र करा दिया गया। हम मजबूर हैं। हम तो बस सरकार की कठपुतली हैं। वो हमें अपने हिसाब से चलाते हैं। वहीं ये सब सुनकर कबीर के मन में माफिया के लिए एक अलग ही नफरत पैदा हो गई थी। उसके दिमाग में पुलिस इंस्पेक्टर की एक ही बात गूंज रही थी। उसके पिता की मौत का कारण इटालियन माफिया थे। खैर ये तो एक लंबी और बेफिजूल बहस है जिस पे घंटों बहस करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला था। आप तो बस अपने परिवार का ध्यान रखिए। अब मैं चलता हूँ। देव उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। उन्हें बाहर छोड़ने के बाद देव वापस आते हैं। सभी लोग अर्थी को उठाते हैं और उन्हें शमशान घाट ले जाते हैं। कबीर सारे रिचुअल को पूरा करता है, फिर उनकी चिता को आग देता है। कबीर की आंखों में इस वक्त आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में आग थी जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती थी। अपने पिता की जलती चिता को देखकर कबीर ने कसम खाई थी वो एक दिन वो इन माफियाओं को गोवा की ज़मीन से उखाड़ फेंकेगा और फिर कभी उन्हें गोवा में कदम नहीं रखने देगा। प्रेजेंट टाइम। कबीर अतीत की यादों में खोया हुआ था। तभी पीछे से कोई उसकी कंधे पर हाथ रखता है। कबीर पीछे मुड़कर देखता है। अनिरुद्ध एसीपी। अनिरुद्ध भी उसके बगल में जाकर बैठ जाता। हूँ क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आज फिर से जॉब से निकाल दिया गया? कबीर हाँ में सिर हिलाता है। अनिरुद्ध हंसते हुए कहता है करते क्या हो तुम? पिछले 1 महीने में 15 से ज़्यादा कंपनियां ने तुम्हें निकाल दिया। कबीर स्ट्रेट फेस के साथ कहता है वो लोग वहाँ वो लोगों को एम्प्लॉय नहीं चाहिए, एक पालतू कुत्ता समझते हैं। वो जैसे चाहे वैसे उसके साथ बिहेव करते हैं। वो गुलामी करवाते हैं। अपनी हाँ में हाँ मिलवाना चाहते हैं। मैं उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता और ना ही उनकी चापलूसी कर सकता हूँ। फिर क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही जॉब बदलते रहने का इरादा है? इस एटीट्यूड के साथ तो तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलने वाली। नहीं मिले तो नहीं मिले, पर मैं किसी का पालतू कुत्ता तो नहीं बनने वाला। अच्छा भाई मत बनना।
मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? वो जैक अल्फांसो का क्या हुआ? अभी जेल में है या फिर से बाहर गया? जैक का नाम सुनते ही अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, फिर से बाहर आ गया कमीना। उसको वो दोस्त अग्नि सेट्टी बार बार उसकी बेल करवा देता है। तुम उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत क्यों नहीं ढूंढते? कोई फायदा नहीं है उसका। वो बेस्ट फ्रेंड अग्नि सेट्टी बार बार उसे बचा लेता है। अच्छा, फिर अपना विवान लॉयर वो कुछ क्यों नहीं करता? वो भी तो लॉयर है कबीर। वो अभी सिर्फ नाम का ही लॉयर है, कुछ नहीं आता उसे। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी वही उसके अपोजिट अग्नि सेट्टी पिछले 8 सालों से इस फील्ड में है। उसके लेवल तक पहुंचने में विवान को अभी काफ़ी टाइम है। पता नहीं उस कमीने आदमी का क्या चक्कर है। जब मैं उसे अरेस्ट कर लॉकअप में लाता हूँ तो वो मुस्कुराता रहता है। वो पहले आदमी देखा है मैंने जो जेल में आकर खुश होता है। कभी कभी तो लगता है उसे बाहर से ज़्यादा जेल में रहना पसंद है। कसम से, जब वो हंसता है ना तो मन करता है उसकी दांतों को हथौड़ा मारकर तोड़ दो। अब हाल कुछ ऐसा हो गया था। पुलिस स्टेशन में काम करने वाला चपरासी भी उसे पहचानने लगा था। वो आधा महीना अपने घर रहता है और आधा महीना पुलिस स्टेशन में रहता है। नहीं, गलत। वो आधे से ज़्यादा टाइम लॉकअप में गुजारता है। कबीर उसे सिगरेट देते हुए कहता है, रिलैक्स करो, सारा दिन तो स्ट्रेस लेते ही हो। कम से कम रात को तो सुकून से बिताओ। आगे का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, 1-2 कंपनी में CV अपलोड कर रही हूँ। कल इंटरव्यू है, देखते हैं क्या होता है। होना तो ठीक है, नहीं तो पापा और दादा की पेंशन तो है, उसी से काम चल जाएगा। और दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ समर स्ट्रगलिंग एक्टर आता है। क्या चल रहा है गाइस? मेरे बिना ही पार्टी कर रहे हो? अनिरुद्ध उसे घूरता है। किस एंगल से तुम्हें लग रहा है हम पार्टी कर रहे हैं? लग तो नहीं रहा। फिर क्यों पूछ रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सॉरी, वो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। क्यों, जैक अल्फांसो को फिर बेल मिल गई? हाँ, ये सुनकर समर को हंसी आ जाती है। अनिरुद्ध, कभी कभी तो लगता है तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन ही उसे अरेस्ट करने के लिए की है। तुम सिर्फ उसी के पीछे पड़े रहते हो। उस बला का नाम लेकर मेरा मूड मत खराब करो। कमीना हर बार बचकर निकल जाता है, पर एक ना एक दिन तो मैं उसे पकड़ कर ही रहूँगा। अनिरुद्ध चिढ़ कर कहता है, छोड़ो ये सब काम पर फोकस करो। कल मेरा इंटरव्यू है तो मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे भी ऑडिशन के लिए जाना है तो मैं भी चलता हूँ। मुझे भी ड्यूटी पर जाना है तो मैं भी चलता हूँ। एक दूसरे को बाय बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जंगल के अंदर से एक रास्ता निकल रहा था जो जंगल को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में बांट रहा था। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान लग रहा था। पिछले कुछ सालों में वहाँ पर बहुत हादसे हुए थे। लोगों के कटे हुए शव पेड़ों पर लटके मिले। कुछ की तो बॉडी भी जली हुई मिली और कुछ का तो आज तक पता ही नहीं चला। डर के मारे पुलिस ने भी वहाँ जाना छोड़ दिया। शुरू में पुलिस वाले वहाँ जांच के लिए गए थे पर उनमें से कोई वापस नहीं आया। अगले दिन उनकी लाशें पुलिस स्टेशन में मिली। उस हादसे के बाद दोबारा कभी किसी पुलिस वाले ने वहाँ अपने कदम नहीं रखे। डर के मारे लोगों ने भी वहाँ से आना जाना बंद कर दिया था। दिन में तो कभी कभार लोग उस रास्ते से चले भी जाते थे, पर रात को तो गलती से भी कोई वहाँ से नहीं जाता था। लोगों के मन में उस रास्ते के लिए अलग सा डर बन गया था। उस रास्ते को लेकर सबकी अलग अलग राय भी थी। कुछ लोगों को लगता था वो रास्ता नर्क की ओर जाता है, कुछ लोगों को लगता था वहाँ कोई शैतान आत्मा है। सब ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ धारणाएं बना रखी थी। सच क्या था ये कोई नहीं जानता था और ना ही लोगों ने कभी सच जानने की कोशिश की थी। तो गाइस, अगर कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।